नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज वत्ती, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चाकुली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए बीकॉम बीएससी द्वितीय वर्ष के एशियन हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत नाटक तथा प्रयोजनमूलक हिंदी इस चौथे सत्र के चौथे प्रश्न पत्र की हम चर्चा कर रहे हैं। विमा नाटक की हम चर्चा कर रहे हैं। विमा नाटक के अंतर्गत जो दलित तथा नेत्रहीन, विकलांग या अपाहिज चरित्र हैं, ऐसे चरित्रों के जीवन संघर्ष की कहानी को प्रस्तुत किया है। आज के इस ताशिका में हम रत्न कुमार सांवरिया के इस नाटक विमा की संक्षिप्त जो कथा वस्तु है उसकी चर्चा करते हैं। नाटक के प्रारंभ में रात के 8 बजने का संकेत है। सफ़ेद पैंट बुशर्ट पहने, आँखों पर काला चश्मा लगाए नेत्रहीन जमन वर्मा सैंडलों की खटखट और हाथ में पकड़ी छड़ी की ठक-ठक के साथ मंच पर प्रवेश करता है। वह अपने कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ अपनी पत्नी बीमा को पुकारता है। उसका आवाज़ न आने पर वह कहता है, कहाँ हो तुम? बाथरूम में हो क्या? लो मैं आ गया हूँ। नींद में हो या किसी बात को लेकर नाराज हो मुझसे? ये चढ़ती रात साक्षी है। मैंने कभी तुम्हें अभी भी कही हो। वह मुआफ़ी मांगते हुए दरवाज़ा खोलने को कहता है, परंतु विमा का कोई आवाज़ नहीं आता है। जमन वर्मा बीमा के बारे में कई सारे तर्क लगाता है। कुछ ही समय बीत जाने पर उसे पता चलता है कि उसके घर का जो सामान है वो बाहर फेंका गया है। दरवाजे का जो ताला है वो बदला गया है। अभी इस समय दरवाजे पर दूसरा ताला लगा हुआ है। रात के 10 बज चुके हैं। उस अस्त व्यस्त पड़े सामान में जमन को श्यामाजी का जो अंगोछा है उसके हाथ लगता है। वह चिंता से परेशान होकर सोचने लगता है कि श्यामाजी का अंगोछा यहाँ कैसे आया। श्यामाजी बड़े ऊंचे खिलाड़ी हैं। उसके बारे में जमन वर्मा अच्छी तरह से जानता है और वह ऐसा सोचता है कि श्यामाजी का यहाँ अंगोछा पड़ा हुआ है। सामान बाहर है, दरवाजे पर दूसरा ताला और बीमा गायब है। पर उन्होंने ऐसा किया क्यों? वह जमन वर्मा श्यामाजी के बारे में शक लेने लगता है। उन्हीं से पूछने का वह सोचता है। उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि श्यामाजी ने ही अपने कमरे का जो सामान है बाहर फेंकने और बीमा का अपहरण करने का काम किया है। वह अस्वस्थ हो जाता है और वह अस्वस्थ होकर श्यामाजी को पूछने के लिए उनके पास पहुंचता है। श्यामाजी एक नेत्रहीन संस्था के या स्कूल के संस्थापक हैं। उनके ही नेत्रहीन स्कूल में म्यूजिक टीचर के रूप में जमन वर्मा कार्य करता है। स्कूल की छत पर बने एक कमरे में वह रहता है। जमन वर्मा को उस स्कूल से कितना पगार मिलता है इसका भी पता उसे नहीं है। उसका इस नाटक के अंतर्गत
एक संवाद है, जो उस संवाद में बीमा से जो बात वो कहता है उससे पता चलता है कि ये जो नेत्रहीन संस्था के संस्थापक श्यामा जी है वो किस प्रकार शोषण कर रहे हैं। वह बीमा से कहता है कि बीमा, ये जो संस्थान है, ये जो संस्था है ना, सरकार के अनुदान से चलता है। अब मुझे तो दिखाई नहीं देता, पेन टिकवा कर मेरी साइन लेते हैं, रोकड़ उसका भी पता नहीं है। साइन तो ज़्यादा पर ही कराने की बात उन्होंने बताई थी। मेरी हथेली पर तो 1000 रुपया रख देते हैं, बस इतना ही। तो इसी से पता चलता है कि श्यामा जी इस संस्था के माध्यम से, अर्थात चमन वर्मा जैसे जो भी वहाँ के जो लोग हैं उन पर अन्य अत्याचार करते हैं। नाटककार ने नाटक में फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया है। जमन और बीमा की जो प्रेम कहानी है बीच में ही बताई गई है। बीमा एक सवर्ण परिवार की लड़की है। वह अपने परिवार से पीड़ित होकर वह शहर भाग आती है। शहर में वह गुंडों का शिकार होती है। तब उन गुंडों के उस चपेट से बीमा को छुड़ाने का जो काम है जमन वर्मा करता है। तब से इन दोनों में परिचय होकर एक दूसरे पर वह प्रेम करते हैं। साथ ही दोनों सुंदर सुंदर सपने भी देखते हैं। एक प्रकार से वे दोनों प्रेम को श्रेष्ठ मानकर बाकी सारी, जैसे कि जाति पाति की जो बातें हैं उसको वह गौण मानते हैं। बीमा और जमन दोनों भी नेत्रहीन हैं। बीमा ये जो जन्मांध चमन वर्मा है उसकी बुद्धि कुशलता, उसका साहस, उसकी संवेदनशीलता और उसका जो कर्तव्य तत्परता है, जिसके कारण उसके साथ विवाह करने का निर्णय लेती है। वे दोनों श्यामा जी के पास चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद एक दूसरे के साथ विवाह करने की जो बात है श्यामा जी से बताते हैं। स्वयं श्यामा जी उन दोनों का कोर्ट में अंतरजातीय विवाह करा देते हैं। उनको आशीर्वाद भी वह देते हैं। नाटक में एक स्थान पर इन दोनों नवविवाहित पति पत्नी को आशीर्वाद देते हुए श्यामा जी कहते हैं, आयुष्मान भव, जोड़ी बनी रहे तुम्हारी, मेरे मकसद की कद्र हुई, तुम दोनों का जो सपना है साकार हुआ। जमन, बीमा बिटिया का साया नहीं है कोई, साथ निभाना साथ पाना। ये इस नाटक की कहानी के आरंभ में हम देखते हैं कि श्यामा जी द्वारा इन नेत्रहीन जमन और बीमा को दिया गया आशीर्वाद है। तो इस प्रकार शुरुआती दौर में इस नाटक के जो सवर्ण चरित्र हैं, जमन वर्मा के प्रति किस प्रकार मानवता दिखाते हैं, उसका जो दर्शन है यहाँ हमें होने लगता है। परंतु जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जैसे ही जाति का प्रश्न सामने आता है, तो सारे सवर्ण एक होकर जमन का जो घर है उजाड़ने पर लग जाते हैं। नाटक के आरंभ में ही हमने देखा है कि जमन के घर का जो सारा सामान है बाहर पड़ा हुआ है। दरवाजे पर दूसरा ताला लगा हुआ है और ये जो जमन वर्मा की नेत्रहीन जो पत्नी बीमा है वह भी गायब है। इस बात को लेकर जमन वर्मा श्यामा जी से पूछने के लिए जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि बीमा घर पर नहीं है।
मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। जमन बार बार बीमा के बारे में श्यामा जी से पूछता है तो श्यामा जी कहते हैं, निशक्तों के सामूहिक विवाह के लिए हमने आवेदन आमंत्रित किए हैं, तुम भी अपनी अर्जी लगा दो। हाँ, जाति के कॉलम में अपनी जाति जरूर लिखवा देना, साफ साफ। तो इस प्रकार की जो बात है यहाँ श्यामा जी करते हैं। श्यामा जी का जो दृष्टिकोण है, उनका जो व्यवहार है, जमन वर्मा के प्रति बदल गया है। तो इस प्रकार ये जो बात है, जैसे कि ये जमन वर्मा अपने पत्नी के बारे में, अपनी पत्नी गायब होने के बारे में, घर का सामान बाहर फेंकने के बारे में श्यामा जी से पूछने के लिए जाते हैं, तो ये श्यामा जी उसे समझाते हुए कहते हैं कि निशक्तों का जो सामूहिक विवाह है उसके लिए हमने आवेदन आमंत्रित किए हैं, तुम भी वहाँ आवेदन करो, अर्जी लगा दो। और उस अर्जी में जो जाति का जो कॉलम है, उस कॉलम में जाति जरूर लिख देना, साफ साफ लिख देना। ये जो बात है जमन वर्मा की कुछ समझ में ही नहीं आती, तब श्यामा जी उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जात बिरादरी की किसी निशक्त लड़की के साथ तुम्हारे फेरे डलवा दूंगा। इतना ही नहीं तो वे यहाँ तक कह देते हैं कि तुम्हें दाताओं से दान दहेज भी मिलेगा और तुम्हारा घर भी बच जाएगा, साथ ही तुम्हारी नौकरी तो बनी ही रहेगी और तनख्वाह में 500 रुपये का और इजाफा करने की बात श्यामा जी करते हैं। इस पर जमन अपनी अर्धांगिनी बीमा के लिए लालच और नौकरी को तिलांजलि देने की बात करता है। अर्थात उनकी ये जो बात है वो नहीं मानता है। उनका ये जो लालच है, उनकी जो नौकरी है, यहाँ तक वो छोड़ना चाहता है केवल बीमा के लिए। श्यामा जी जमन को बीमा को भूलने की बात बार बार करते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी जात का पता लगते ही तुम बीमा के आँखों से गिर गए हो। जैसे ही बीमा को तुम्हारी जात का पता लगा, तुम उसके नज़र से, आँखों से गिर गए हो। पहले ही बता देते तो ये नौबत नहीं आती। तो इस पर जमन वर्मा श्यामा जी से समझाते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कोर्ट मैरिज के आवेदन पत्र के कॉलम में मैंने जाति भर दी थी, बीमा को भी मैंने साफ साफ बता दिया था, मैं अनुसूचित जाति से हूँ। बीमा ने उस समय कहा था, जो हो आदमी को इंसान होना चाहिए, वह तो तुम हो। तो ऐसा कहकर ही उसने मुझे स्वीकार किया है। तो इस प्रकार जैसे कि श्यामा जी के साथ बातचीत करते हुए श्यामा जी से समझाता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने अपनी जाति का जो उल्लेख है कोर्ट मैरिज के आवेदन पत्र में भी किया है और मैं अनुसूचित जाति का हूँ, ये बात मैंने बीमा को पहले ही साफ साफ मैंने बताई थी। उस समय बीमा ने क्या कहा था, जो भी हो आदमी को इंसान होना चाहिए, और इसी बात पर ये दोनों एक दूसरे से विवाह करते हैं। बीमा का जमींदार बाप और उसका सर्विसमैन भाई श्यामा जी के रिश्तेदार निकलते हैं। उन्होंने जमन को तलाक के कागज़ पर दस्तखत करने को वे कहते हैं। इतना ही नहीं तो दस्तखत लेने के साथ साथ वह उसे धमकाते भी हैं, परंतु जमन वर्मा उस कागज़ पर न तो दस्तखत करते हैं और न उनसे डरते हैं। जमन उन्हें कहता है कि मैं नेत्रहीन जरूर हूँ, कायर नहीं। बीमा के खातिर वह मरने से भी नहीं डरता है। इस प्रकार श्यामा जी जमन को गुस्सा करते हुए, श्यामा जी जमन वर्मा पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि यहाँ से बाहर निकलो। तब जमन श्यामा जी को कहता है
कि बीमा को चौथा महीना है। अगर मेरे बीवी और होने वाले बच्चे के साथ कुछ हो गया तो कटघरे में होंगे। इस प्रकार की बात करते हुए जमन वहाँ से बाहर निकल जाता है। जमन वर्मा उदास हो जाता है। वह उदास, चिंता, क्रोध और कुंठा के भाव से आक्रोशित होकर वह सीधा निशक्त जन आका के ऑफिस पहुंच जाता है। उसकी ये जो शिकायत है वह लेकर नेत्रहीन या निशक्त जन जो आका हैं उनके ऑफिस में पहुंच जाता है। आका जी निशक्तों के धनी धोरा है। हम जानते हैं कि जमन श्यामाजी द्वारा किए गए ये जो कृत्य हैं उन कृत्यों को बताते हुए कहता है कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरी खुशियों का गला घोट दिया गया है, मुझे तबाह कर दिया गया। जमन की बात सुनकर आकाजी भी श्यामाजी के सुर में सुर मिलाता है। वे भी जमन को निशक्तों के सामूहिक विवाह के लिए आयोजित जो संस्थान की जो आवेदन है वह भरने को कहते हैं। तुम्हारी जात बिरादरी की किसी निशक्त लड़की के साथ तुम्हारा विवाह करा देने की बात करते हैं, परंतु जमन अपनी धर्मपत्नी वीमा को परत लौटाने को कहता है। प्रेम के पौधे पर जात की कुल्हाड़ी न मरने की जो बात है वह वहाँ कर देता है। तो इस प्रकार वीमा के लिए वह अपना सिर तक देने को वह तैयार होता है। निशक्तों के ये जो आका है, आका भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। तब वह ताल ठोक कर वीमा मेरी पत्नी है कहकर वहाँ से निकल जाता है। जमन भारी मन भरी हुई आँखों से रिक्शा में बैठकर वह सीधा अपने एक मित्र देवल सिंह के पास पहुंच जाता है। देवत सिंह विकलांग संघ का अध्यक्ष है। उनके दोनों पैर नहीं है, जांघों तक उनके ये दोनों पैर नहीं है। जमन अपनी पत्नी वीमा का श्यामाजी द्वारा किया गया जो अपहरण है उसकी जो कहानी है वह बता देता है। इतना ही नहीं तो अपनी नौकरी जाने की बात भी ये जो देवत सिंह है उसके सामने करता है। साथ ही वह उसकी शिकायत निशक्तों के आका के सामने या आका के पास करने की बात भी बता देता है। जैसे श्यामाजी वैसे आकाजी कहकर वह देवत से मदद की गुहार लगाता है। देवत जमन को धीर देते हुए वे दोनों थाने में जाकर श्यामाजी के विरुद्ध FIR दर्ज करा देते हैं। देवत थानेदार से कहता है कि मेरे दोस्त जमन की नेत्रहीन गर्भवती पत्नी का श्यामाजी ने अपहरण किया है। वे नेत्रहीन संस्था के संस्थापक है, कृपया त्वरित कार्यवाही की वह थानेदार से मांग करता है। 2 दिन हुए। 2 दिन से जमन ने कुछ खाया पिया नहीं है। पुलिस में रिपोर्ट लिख दी है। उन दोनों को भी उम्मीद है कि वीमा का पता जल्द ही लग जाएगा। वे जैसी आस लगाए बैठे हैं ठीक उसके उल्टा हो जाता है। थानेदार भी उनकी मदद करने के बजाय उन्हीं पर वीमा के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए उन्हें धमकाकर जेल में बंद करने की बात करता है। थानेदार भी उनका जो काम है न करने पर वे दोनों लीडिंग पेपर का एक संवाददाता CC झा, जिनका नाम श्री चमकचंद्र झा है, उनके पास पहुंच जाते हैं। देवत अपने मित्र जमन और वीमा की कोर्ट में मैरिज होने की बात उन्हें बताते हुए कहता है कि जमन वर्मा ने
एक नेत्रहीन लड़की से कोर्ट में मैरिज की थी। मैरिज के वक्त एक गवाह के रूप में मैं था, दूसरा गवाह श्यामाजी का चपड़ासी था। वही श्यामाजी जिनके नेत्रहीन स्कूल में जमन वर्मा टीचर थे, और उन्होंने अब बड़ी बेशर्मी से, यूँ कहूँ कि बड़ी बेरहमी से इनको स्कूल से निकाल बाहर किया है। उन्होंने जमन की नौकरी भी छीन ली और उनकी नेत्रहीन गर्भवती पत्नी विमा का अपहरण भी किया। इस बात को सुनने पर जहाँ उनकी मदद करने की बात करता है, और वो कहता है कि यह वक्त जात पात या वैमनस्य का नहीं, समन्वय का है। जमन जी के साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ है, और वह अत्याचार के श्रेणी में आता है। और उनको आधार देते हुए ये जो अखबार का जो संवाददाता झा है, उनकी खबर अपने अखबार में छपकर उनकी खबर लेने की वह बात करता है। दूसरे दिन के अखबार में जमन वर्मा की खबर छपकर आती है, परंतु वो खबर भी बिल्कुल उल्टी ही छपकर आ जाती है। जहाँ ने उन अत्याचारियों की खबर लेने की बात जमन और देवत सिंह के पास कही थी, परंतु जहाँ ने तो जमन वर्मा की ही खबर ले ली। नाटक के उत्तरार्ध में हमें पता चलता है कि जैसे ही जाति भेद का प्रश्न निर्माण होता है, तो सारे सवर्ण एक होकर जमन की सुहावनी जिंदगी में तबाही मचाने का काम करते हैं। सवर्ण जाति भेद का किस प्रकार अमानवीय प्रदर्शन करते हैं, तो इसका सजीव चित्रण इस नाटक में हमें देखने को मिल रहा है। श्यामाजी, आका, थानेदार और झा एक होकर जमन वर्मा पर अत्याचार करते हैं। इस नाटक के अंत में निराश और हताश होकर जमन और देवत सिंह निशक्तों के आका के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। इतना ही नहीं तो अपने कुछ साथियों को भी इस धरने पर बिठाते हैं। सभी धरनाधारी मिलकर सच का गला घोटने की बात कर रहे हैं, परंतु वे टस से मस न होते हुए धरने को और अधिक मजबूत बनाने लगते हैं। इस धरने में एक एक करके अनेक लोग उसमें मिल जाते हैं। ये जो दीन दुखी असह्य वृद्ध लोग हैं, वह सब मिलकर निशक्त कल्याण के आका को अपने ऑफिस में जाने से वे रोकते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। धरनाधारी जब तक विमा नहीं आएगी तब तक धरने से न उठने की और आका को अपने ऑफिस के अंदर न जाने देने की बात करते हैं। परंतु उसी समय आका ये जो वातावरण है देख कर अपने गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग खड़े हो जाते हैं। इस पर देवत सिंह कहता है कि निशक्तों के एकत्रित होने को मेंढक तौलने जैसा मानते हैं लोग। मैं कहता हूँ, अगर निशक्त अपनी पर उतर आए तो लोहे की गेंद है, लोहे की गेंद को न किक मारा जा सकता है न उसे उछाला जा सकता है। दूसरे दिन सारे अखबार इस धरने के समाचार से रंग जाते हैं। धरने पर निशक्तों की जो संख्या है बढ़ती ही जाती रही है। इस धरने पर न केवल शहर के ही नहीं तो दूर दराज के गांव से निशक्त आ रहे हैं। उनका आना अनवरत जारी है। नारे लग रहे हैं। आका के खिलाफ धरनादारियों में जबरदस्त गुस्सा है। जमन
जिस नेत्रहीन स्कूल में अध्यापक थे, उसका समूचा जो स्टाफ है, कर्मचारी, और वहाँ के जो विद्यार्थी है, बस पूरे के पूरे विद्यार्थी इस धरने पर आ जाते हैं। उनके स्कूल को ताला लगता है। देवत और जमन वर्मा की ये जो मुहिम है बहुत ही मजबूत होती है। निशक्तों के एक एक संगठन भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हैं। तो इस प्रकार जमन वर्मा के इस धरने को बहुत समर्थन मिलता है। नाटक के अंत में हम देखते हैं कि धरने के स्थल पर लाल बत्ती की एक गाड़ी आ जाती है। उस गाड़ी में आका, श्यामाजी और एक महिला अर्थात ही विमा भी वहाँ पहुँचती है। और इसी प्रकार ये जो दृश्य है देखकर सभी धरनाधारी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और यहीं पर नाटक की जो कथा वस्तु है वह समाप्त होती है। तो इस प्रकार प्रस्तुत नाटक में नाटककार ने भाषा शैली के माध्यम से प्रकाश योजना, ध्वनि संकेत, प्रतीक और मंच सज्जा से प्रयुक्त उपकरणों को बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया है। साथ ही इस नाटक को पूर्व दीप्ति शैली में प्रस्तुत किया है। नाटक के संवादों की जब हम बात करते हैं तो नाटक के जो संवाद हैं सीधे सादे और सरल तथा संवादों में आंचलिकता नजर आती है। नाटक की भाषा में अधिक मात्रा में मुहावरों और कहावतों का प्रयोग नाटककार ने इस नाटक को सजीव बनाने के लिए किया है। नाटक का शीर्षक विमा भी सार्थक, संक्षिप्त, बोधगम्य और जिज्ञासापूर्ण एवं सौंदर्य चेतना को विकसित करता है। नाटक में केवल 2 अंक है और 25 दृश्य हैं। प्रथम अंक में 13 और द्वितीय अंक में 12 दृश्य है। नाटक में लगभग 12 चरित्र हैं, जिसमें केवल 1 स्त्री चरित्र है। दलित, नेत्रहीन, विकलांग पात्रों पर अन्याय अत्याचार करने वाले पात्रों में नेत्रहीन संस्था के संस्थापक श्यामाजी, विमा का पिता, विमा का भाई, निशक्तों के धनी धोरा आका, पत्रकार सीसी झा, थानेदार, कांस्टेबल आदि का समावेश है। इस नाटक की कथा वस्तु के स्थानों में निशक्त जन आका का कार्यालय, श्यामाजी का स्कूल तथा उनका कार्यालय, जमन वर्मा का बहुउपयोगी कमरा, देवत सिंह का घर, पुलिस थाना, प्रदर्शन स्थल और सड़क के कुछ दृश्यों का उपयोग किया है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह जो नाटक है रंगमंच पर सहजता एवं आसानी के साथ खेला जा सकता है। रंगमंच की दृष्टि से एक सफल नाटक विमा रहा है। तो इस प्रकार इस नाटक की कथा वस्तु को संक्षेप में उसकी चर्चा करने के बाद हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।